Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is our 25th video lecture. In this video lecture we will continue from question number 35 of chapter 3 variation. So watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों आज हम चैप्टर 3 वेरिएशन एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर 24 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक कवर किए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर है 25। तो ध्यान से समझेंगे और ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर है क्योंकि इसके बाद चैप्टर खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, ध्यान से समझेंगे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती है तो सिद्ध करो कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 34 जैसा ही है और बस क्या है वैल्यू चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 35 समझेंगे ध्यान से। तो नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो बच्चों क्वेश्चन में नोट कर लिया है। क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये था कि एक सर्कल है जिसका एरिया उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और उनसे दो अलग अलग वृत्त बनाए गए हैं जिनका जो ये दो अलग अलग वृत्त हैं इन दोनों का क्षेत्रफल इस बड़े वाले वृत्त के बराबर है। तो यहाँ पर जो तोड़कर जो दो वृत्त बनाए गए हैं तो उसमें से पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 हमने मान लिया है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या A2 मान लिया है। तो इसका हो गया A1 और इसका हो गया A2 और जो मेन हमारा सर्कल है इसका एरिया हो गया A। और ये यहाँ पर हम A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R1 स्क्वायर क्वेश्चन के रिगार्डिंग और A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R2 स्क्वायर। और यहाँ पर जो मेन सर्कल है उसका एरिया है R हमने जो मेन सर्कल है उसकी रेडियस हमने R मान ली है। तो यहाँ से A इक्वल टू R, A डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर हो गया। और यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो A इक्वल टू है वो A इक्वल टू A1 प्लस A2 के बराबर है। इतना हो गया। और हमने कांस्टेंट यहाँ से मान लेते हैं A इक्वल टू MR स्क्वायर और यहाँ से A1 इक्वल टू MR1 स्क्वायर और यहाँ से A2 इक्वल टू MR2 स्क्वायर। हमने तीनों जगह सेम कांस्टेंट M माना है क्योंकि अगर हम फार्मूले के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये होता है सर्कल का फार्मूला, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है जिसमें कांस्टेंट सभी में सेम रहता है पाई। तो हम सभी में क्या करते हैं, सभी में सेम कांस्टेंट मान लेते हैं। और यहाँ से जो सबसे बड़ा वाला यहाँ पर सर्कल है और उनको दो भागों में तोड़कर बनाया गया है जिसका पहले का क्षेत्रफल A1 और दूसरे का A2 है। तो यहाँ से A इक्वल टू A1 A2 समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम इस जो ये इक्वेशन है इसमें से हम इन तीनों की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A इक्वल टू A1 प्लस A2। और यहाँ से A की वैल्यू कितनी है MR स्क्वायर लिख लेंगे MR स्क्वायर और A1 की वैल्यू है MR1 स्क्वायर और A2 की वैल्यू है MR2 स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं M को कट कर सकते हैं क्योंकि सभी टर्म में कॉमन है। और यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा क्या 5 इंटू 5 और R2 की वैल्यू है 12 इंटू 12। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर R की वैल्यू दी है 13। हमें केवल प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है। तो हमें केवल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। और यहाँ से हम क्या करेंगे R की वैल्यू यहाँ पर 13 दी है तो लिख लेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 जो 25 प्लस 12 इंटू 12 144। यहाँ से स्क्वायर जब हम 13 का करेंगे हो जाएगा 169 इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तब भी आ जाएगा 169। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर पाए हैं कि जो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, इनके योग के बराबर है। तो और अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं MR स्क्वायर। यहाँ दिया है MR स्क्वायर, ये MR स्क्वायर। तो यहाँ से MR स्क्वायर R की वैल्यू 13 तो लिख सकते हैं M इंटू 13 का स्क्वायर। ये हो गया। और यहाँ से M1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है R1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो हो जाएगा M1 इंटू 25। और यहाँ पर हो जाएगा M1 नहीं केवल M इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पर दी है 12 तो हो जाएगा 144 क्योंकि स्क्वायर करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं m इंटू 169 इज इक्वल टू 25m प्लस 144m। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 169m इज इक्वल टू 169m। तो हम यहाँ से इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जो दिया है एक गतिशील बिंदु से जो दूरी तय होती है दो राशियों के बराबर है, जिनमें से एक समय के अनुलोमानुपाती है दूसरी समय के वर्ग के। यदि 2 सेकंड में बिंदु 84 सेंटीमीटर जाता है और 3 सेकंड में 174 सेंटीमीटर जाता है, तो बताओ 4 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा या कितनी दूर जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नोट करते हैं। एक पहले लाइन पढ़ लेते हैं। एक गतिशील बिंदु से जो दूरी तय होती है, जो दूरी मान लेते हैं दूरी हो गई d, क्योंकि डिस्टेंस मतलब दूरी तय होती है दो राशियों के बराबर है। दो राशियों का मतलब d1 प्लस d2, हमने लिख लिया दो राशियों के बराबर है d1 प्लस d2, हो गया इतना। इसके बाद जिनमें से एक यानी कि d1 समय के अनुलोमानुपाती, यानी कि d1 जो है वो समय के अनुलोमानुपाती, समय मान लेते हैं t, समय के अनुलोमानुपाती हो गया, और दिया दूसरी समय के वर्ग के, तो d2 इक्वल टू समय का वर्ग हो गया t स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, वर्ग के हो गया। इसके बाद देखते हैं यदि 2 सेकंड में बिंदु 84 सेंटीमीटर, t इक्वल दिया है 2 सेकंड, 2 सेकंड, और इसके बाद दिया है क्या, डिस्टेंस दी है 84 सेंटीमीटर, और इसके बाद दिया यदि 3 सेकंड में 174 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताओ 4 सेकंड में, यानी कि जो t दिया है वो 4 सेकंड दिया है, तो 4 सेकंड में वह कितनी दूर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा d1 इक्वल टू m इंटू टी, और यहां से हो जाएगा d2 इक्वल टू n इंटू टी स्क्वेयर। n यहाँ हम यूज करेंगे कांस्टेंट n और इसमें m। अब हम क्या करेंगे, जो d1 और d2 की वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, d इक्वल टू d1 mt प्लस n t स्क्वायर, इतना हो गया। और यहाँ पर वैल्यू दी है t इक्वल टू 2 सेकेंड और d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, तो यूज करेंगे 84 इक्वल टू m इंटू टी, टी की वैल्यू यहाँ पर 2 सेकेंड तो 2, n इंटू टी की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ से हम यूज कर पा रहे हैं 84 इक्वल टू 2m प्लस 4n। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इसमें जब 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा 2 इंटू 4 242, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे m प्लस 2n, तो यहाँ से हो जाएगा m प्लस 2n इज इक्वल टू 42, क्योंकि 2 2 कट जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 4, इक्वेशन 4 हमने इसको मान लिया। अब हम जो ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली दी है इसको यूज करते हैं। तो t दिया यहाँ पर, सबसे पहले d दिया 174 इक्वल टू m इंटू टी दिया है 3 सेकेंड प्लस n इंटू 3 3 जा 9, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते, देखते हैं पहले इसमें 3 कॉमन मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ से मिल रहा है तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 5 जा 15, 2 बचा 3 8 जा 24 इक्वल टू 3 ब्रैकेट m प्लस 3n, 3 3 कट हो जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं m प्लस 3n इक्वल टू 58। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा m प्लस 2n इक्वल टू 42, यहाँ m प्लस 3n इक्वल टू 58। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं ये कट जाएगा, माइनस n बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2n माइनस इक्वल टू 58 से जब 42 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ बच जाएगा 6, 16 बच गया, वो भी निगेटिव। तो n की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो कितनी हो गई, 16, क्योंकि माइनस माइनस साइन कट जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 16। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि
4 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ये पहली इक्वेशन है, मेन इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू एम टी प्लस एन टी स्क्वायर। डी हमें फाइंड करना है तो हम डी को वैसे ही लिख लेते हैं। एम की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी अभी हमने यहाँ से केवल एन की वैल्यू फाइंड की है, जो कि एन की वैल्यू हो गई 16। अब हम एन की वैल्यू क्या है इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हो जाएगा एम प्लस 16 3 जा 48 इक्वल टू 58। तो यहाँ से एम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 58 माइनस 48 10। तो एम की वैल्यू हो गई 10। तो एम की वैल्यू 10 इंटू टी दिया है यहाँ पर कितना 4 सेकेंड, तो 4 प्लस एन की वैल्यू 16 टी स्क्वायर, टी 4 4 जा 16 हो जाएगा 40 प्लस 16 का स्क्वायर करते हैं 256 आता है। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 692 आ जाएगा 296 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 37 पर पहुंच चुके हैं, जो दिया है दो गोलों को जिनकी त्रिज्याएं ए और बी है, पिघलाकर एक गोला बना लिया गया है। त्रिज्या ज्ञात करो यदि गोले का आयतन त्रिज्या के घन का अनुलोमानुपाती है। तुम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 हमने नोट कर लिया है और एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो दिया है दो गोलों को, तो हमने यहाँ पर दो गोले बना लिए हैं, दो गोलों को जिनकी त्रिज्या ए और बी है, जिनकी त्रिज्या R1 है और R2 बी है। ठीक है, इसके बाद पिघलाकर एक गोला बना लिया गया। तो इन दोनों को पिघला करके एक गोला बना लिया गया है। त्रिज्या ज्ञात करो, हमें त्रिज्या इस गोले की ज्ञात करनी है। तो हमने इसकी त्रिज्या मान ली R इक्वल टू में फाइंड करना है। यदि गोले का आयतन यानी कि इसका आयतन हमने मान लिया V और इन दोनों का आयतन मान लिया V1 और V2। गोले का आयतन त्रिज्या के घन का अनुलोमानुपाती है। तो गोले का आयतन इसकी त्रिज्या, गोले का आयतन त्रिज्या के घन के अनुलोमानुपाती है। हमने नोट कर लिया, इतना समझ में आ गया होगा। और हमने जो वॉल्यूम माना है, आयतन माना है, उसको V मान लिया। तो यहाँ से कांस्टेंट यूज करेंगे, V इक्वल टू mr³, इतना हो गया। और यहाँ से इसी टाइप से V1 इक्वल टू यूज करेंगे m, यहाँ से r1³ हो जाएगा। तो यहाँ से m r1 की वैल्यू में दी है a, तो हो जाएगा a³। यहाँ से V2 सेकेंड गोले में देखते हैं तो हो जाएगा mr2³, m इंटू r2 की वैल्यू दी है b, तो हो जाएगा b³। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं v इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि ये पिघलाकर बनाया गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल टू V1 प्लस V2। और यहाँ से b की वैल्यू mr³ और V1 की वैल्यू यहाँ देख पा रहे हैं m इंटू a³। ये V1 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू हम देख पा रहे हैं mb³। m को कट कर लेंगे तो यहाँ से r³ इक्वल हो जाएगा a³ प्लस b³। और यहाँ से क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा r इक्वल टू 3 रूट a³ प्लस b³। जो हमें बड़े गोले की हमें त्रिज्या फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर लिए है, 3 रूट a³ प्लस b³। तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो हमारे चैप्टर 3 वेरिएशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो दिया है एक खेत के काटने में जो समय लगता है वह उसके क्षेत्रफल का अनुलोमानुपाती है और मजदूरों की संख्या का प्रतिलोमानुपाती है। यदि 15 हेक्टेयर के खेत को 20 मजदूर 30 दिन में काटते हैं तो बताओ 12 हेक्टेयर के खेत को 8 दिन में काटने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों हमने नोट किया कि लेट टाइम इक्वल टू टी, एरिया इक्वल टू ए और नंबर ऑफ लेबर्स यानी कि मजदूरों की संख्या को हमने एल माना है। और यहाँ पर वैल्यू दी है A1 इक्वल टू 15 हेक्टेयर और L1 इक्वल टू 20 और T1 इक्वल टू 30 डेज। यहाँ से हमें A2 दिया है सेकेंड वैल्यू 12 और L2 लेबर्स की हमें जो संख्या फाइंड करनी है इसमें, और टाइम दिया है 8 डेज। तो एक बार हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक खेत को काटने में जो समय लगता है वह उसके क्षेत्रफल का अनुलोमानुपाती है। समय लगता है, समय मतलब T, उसके क्षेत्रफल के अनुलोमानुपाती, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A। इसके बाद देखते हैं और मजदूरों की संख्या का प्रतिलोमानुपाती है। तो जो T है वो मजदूरों की संख्या का प्रतिलोमानुपाती यानी कि 1/L हो गया। और इसके बाद दिया है यदि 15 हेक्टेयर के खेत को 20 मजदूर 30 दिन में काटते हैं, हमने वैल्यू नोट कर ली। तो बताओ 12 हेक्टेयर के खेत को 8 दिन में काटने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या में फाइंड करनी है।
तो यहां से हम क्या करेंगे, t इक्वल टू ये कांस्टेंट मान लेते हैं m इंटू ए अपान एल। इन दोनों इक्वेशन को हमने एक में मिला करके लिख लिया। तो ये हमारी हो गई मेन इक्वेशन वन, टी इक्वल टू एम ए अपान एल। अब हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू दी गई है ये वाली, इनको हम यूज करते हैं इक्वेशन वन में। तो टी दिया है कितना, टाइम दिया 30 डेज, तो 30 इज इक्वल टू एम कांस्टेंट ए 15 हेक्टेयर अपान एल। जो लेबर्स की संख्या है, नंबर ऑफ लेबर्स है वो 20, तो यहाँ से 15 हो जाए 15 टू जा 30। जो एम की वैल्यू हो गई वो 40, कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 40। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार फिर से यूज करेंगे, हो जाएगा टी इक्वल टू एम ए अपान एल। तो यहाँ से टी सेकेंड वैल्यू हम यूज करेंगे 8, एम की वैल्यू हमने फाइंड की 40, ए की वैल्यू यहाँ पर दिया है 12 और हमें L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख सकते हैं L2। अब हम क्या करेंगे, 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ से L2 इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 5। तो नंबर ऑफ लेबर्स यहाँ से फाइंड हो गया कितना, 60। जो हमें आंसर फाइंड करना था वो फाइंड हो चुका, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो बच्चों हमारा चैप्टर 3 वेरिएशन में जितने क्वेश्चन नंबर 38 थे, जितने भी सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 25 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक कवर किए हैं। और इसके बाद नया चैप्टर है हमारा क्या, समांतर श्रेणी। चैप्टर 4 दिया है जो हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 दिया है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इजी चैप्टर है। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए मना मत जानना। वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य लाइक कीजिए, क्योंकि हम इस YouTube चैनल पर भारत भारती पब्लिकेशन बुक, जो एग्रीकल्चर क्लास 11 की जो बुक है, उसको हम रेगुलर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी और हर एक फार्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर व अगले वीडियो के साथ, चैप्टर 4 समांतर श्रेणी के साथ, और ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।